गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी एमजेसी फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चन सब हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक का नाम है, नोट कीजिए आप लोग, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे शास्त्रीय अनुकूलन एवं प्रवर्तन अनुकूलन में शास्त्रीय अनुकूलन एवं प्रवर्तन अनुकूलन में अंतर एवं अपने उत्तर के पक्ष में प्रयोगात्मक उदाहरण दे। फिर से सुनिए, शास्त्रीय अनुकूलन एवं प्रवर्तन अनुकूलन में अंतर एवं अपने उत्तर के पक्ष में प्रयोगात्मक उदाहरण दें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक और नैमित्तिक अनुकूलन में अंतर। रूस के प्रसिद्ध शरीरशास्त्री पैवलव ने कुत्तों पर अध्ययन करके सीखने के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया। किस पर? कुत्तों पर। इसे पारंपरिक अनुकूलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन पैवलव महोदय ने किया है, इसीलिए इसे पैवलोवियन अनुकूलन भी कहा जाता है। पैवलव महोदय ने किया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैवलोवियन। हाँ, पारंपरिक अनुकूलन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट करना ही पारंपरिक अनुकूलन या संबंध प्रत्यावर्तन है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट करना ही पारंपरिक अनुकूलन या संबंध प्रत्यावर्तन है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, जैसे पैवलव ने अपने प्रयोग में देखा कि कुत्ता घंटी की आवाज पर लार टपकाने लगा, है ना। यहां घंटी एक अस्वाभाविक उत्तेजक है। क्या है? और लार टपकाना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब अचार यहाँ पे कोई खाने लगे, देखिए मुंह में कितना पानी भर जाएगा सबका। सबसे ज्यादा ये लड़की का बढ़ेगा, पिंक वाली का, है ना। ये अचार खाने में तेज है ना तेज। कैसे समझ गए बताओ? तो लार टपकना क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, और घंटी बजना अस्वाभाविक उत्तेजना है। ठीक है, इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन या पारंपरिक अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझो, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो उतना याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक बार पढ़ोगे फट से कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हो, एग्जाम में, अपने लाइफ में भी। ये सब रिसर्च जब करोगे तो याद आएगा, है ना। तो साधनात्मक अनुकूलन के संबंध में स्किनर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्राणी साधनात्मक अनुकूलन के द्वारा भी सीखता है। क्या होता है? साधनात्मक अनुकूलन के द्वारा भी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के द्वारा भी। ओके, इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि साधनात्मक अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणी ऐसी प्रतिक्रिया का चयन करना सीखता है जो प्रबलन को उत्पन्न करने में एक साधन होता है। क्या होता है? एक रेनफोर्समेंट में, एक डेवलप करने में एक साधन के रूप में होता है। ठीक है, इसे प्रवर्तन अनुकूलन यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। यहां पर इसकी परिभाषा देना चाहे तो यह हम कह सकते हैं कि साधनात्मक अनुकूलन शिक्षण का एक रूप है। क्या है? हाँ, जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रबलन प्राप्त करने के बाद उत्पन्न होता है। इसमें प्रबलन प्राप्त करने की प्रतिक्रिया साधनात्मक होती है। क्या होती है? अब मार्गन और किंग ने बताया है कि साधनात्मक अनुकूलन का वह रूप है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्रतिक्रिया करना
सीखता है, जो उसे साधनात्मक प्रबलन को प्राप्त करने का नकारात्मक प्रबलन को लगाने में सहायता करता है। पारंपरिक अनुकूलन और साधनात्मक अनुकूलन में कुछ समानताएं होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। हम लोग उस टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला है पारंपरिक अनुकूलन। क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, इसमें प्राणी निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? और यहां उसे निष्क्रिय रहने पर भी पुरस्कार मिल जाता है। पेवलव ने कुत्ते को भोजन प्राप्त करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता है। घंटी की आवाज पर कुत्ते ने अपने आप लार टपकने लगता है और दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में प्राणी सक्रिय रहता है। ओके, यह सक्रिय रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। दूसरा है पारंपरिक अनुकूलन में प्राणी को प्रत्येक प्रयत्न में प्रबलम दिया जाता है और वह किसी तरह का व्यवहार क्यों न करे, उसे हर प्रयत्न में भोजन मिलता ही है। यहां प्रबलम स्वतः उपस्थित हो जाता है। क्या होता है? स्वतः उपस्थित हो जाता है। दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में प्राणी को प्रबलन या भोजन तभी मिलता है जब वह उसी प्रतिक्रिया करता है। स्किनर ने चूहे को सही प्रतिक्रिया करने पर यानी लीवर दबाने पर ही भोजन मिलता है। ठीक है, और गलत प्रक्रिया करने पर, सिर्फ उछल कूद करने पर भोजन नहीं मिलता है। लीवर दबाने पर भोजन मिलता है, उछल कूद करने पर नहीं मिलता है ना। यहां इस तरह का परिस्थिति रहती है कि प्राणी पुरस्कार प्राप्त करने या आघात से बचने के लिए साधनात्मक व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है ना। बउआ गाल पर से हाथ हटाओ, अचार अभी नहीं खाए के इतने नहीं सोचू, है ना। तीसरा पॉइंट है पारंपरिक अनुकूलन। क्या है? पहले भी था पारंपरिक अनुकूलन में प्राणी के प्रत्येक प्रयत्न में प्रबलन के बारे में देखे थे। तीसरा पॉइंट है पारंपरिक अनुकूलन में स्वाभाविक उत्तेजना और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजना भी स्पष्ट रहती है। ठीक है, जैसे कि घंटी की आवाज पर उत्तेजना एक्टिव हो जाता है ना। दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में अस्वाभाविक उत्तेजना यानी कि लीवर लगा हुआ बॉक्स, ठीक है, स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं रहता है। यहाँ भोजन की गोली स्वाभाविक उत्तेजना है और गोली को खाना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ओके, यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पारंपरिक अनुकूलन में अस्वाभाविक उत्तेजना हमेशा उपस्थित नहीं रहती है, लेकिन साधनात्मक अनुकूलन में वह लीवर बराबर उपस्थित रहती है। ओके, चौथा है कि पारंपरिक अनुकूलन को सीखने का एक साधारण प्रकार माना जाता है। क्या माना जाता है? साधारण प्रकार माना जाता है। इसमें अनुकूलन स्थापित करने के लिए परिस्थिति निश्चित रहती है। यहाँ भोजन के पहले घंटी बजाई जाती है और यह निश्चित रहता है कि उसमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक परिचित उत्तेजना के प्रति होती है, यानी कि घंटी के प्रति होती है। ओके, यहाँ प्रतिक्रिया का आधार उत्तेजना है। क्या है? यहाँ आधार जो है उत्तेजना को ही माना गया है। और दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में परिस्थिति निश्चित नहीं रहती है, यानी यहाँ यह निश्चित नहीं है कि किस अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति चूहे ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त किया। ओके, फिर यहाँ अस्वाभाविक उत्तेजना अज्ञात है। यहाँ चूहा कभी ज्यादा भूले करता था तो कभी कम। इस प्रकार यहाँ प्रबलन यानी कि भोजन प्राप्त करने की गतिविधि में हेर फेर करने की पूरी संभावना रहती है। इसमें प्रतिक्रिया का आधार स्वयं प्राणी ही है। ठीक है, पांचवा है पॉइंट, पारंपरिक और साधनात्मक अनुकूलन के बीच मुख्य अंतर भी है। क्या है अंतर? उसके हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया करने पर कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम मिले ही। प्रतिक्रिया आप करेंगे उस चीज को पाने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें सफल होंगे ही। ओके, जैसे यह कोई जरूरी नहीं है कि लार टपकाने पर भोजन मिलेगा ही, स्वाभाविक है। दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भोजन मिलता ही है। यहाँ चूहा जब सही प्रतिक्रिया करता है तब उसे भोजन मिलता है। ओके, इस प्रकार यहाँ सही प्रतिक्रिया से भोजन प्राप्त होता है। पारंपरिक अनुकूलन में
प्राणी को दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है। पारंपरिक अनुकूलन में क्या करना पड़ता है? प्राणी को दो उत्तेजनाओं के प्रति संबंध स्थापित करना पड़ता है। एक उत्तेजना स्वाभाविक होती है और जिसमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, और दूसरी उत्तेजना तटस्थ रहती है। क्या होती है? तटस्थ मतलब जाती नेचुरल। क्या? नेचुरल, है ना। यहाँ दोनों उत्तेजनाओं को एक साथ बार बार उपस्थिति करना पड़ता है, जिसके कारण दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। ओके, और तटस्थ उत्तेजनाओं में स्वाभाविक उत्तेजना की क्षमता चली आती है। इसके फलस्वरूप तटस्थ उत्तेजना के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगती है। जैसे घंटे की आवाज के प्रति लार टपकाना कुत्ता सीख जाता है, सीख गया। दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में प्रयोजक को उसके प्रतिक्रिया में ऐसी किसी प्रतिक्रिया को चुनना पड़ता है जिससे भोजन प्राप्त करने में मदद मिल सके। ठीक है। स्किनर का चूहा बॉक्स में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है। स्किनर का जो है बॉक्स वाला चूहा का जो प्रयोग है, उसमें क्या करता है? चूहा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, लेकिन वह उसमें से केवल एक को चुन लेता है। बहुत सारी एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन एक्टिविटी दिखाते दिखाते लीवर जो दबता है, तो वो प्रतिक्रिया में समझ जाता है कि इसके बाद भोजन उसको प्राप्त हुआ, तो उतनी सारी प्रक्रिया में एक प्रक्रिया को चुन लिया, है। तो इसकी तरह से स्किनर का चूहा बॉक्स में बहुत सारी प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वह उसमें से एक को चुन लेता है, और वही लीवर दबाने वाली प्रक्रिया को। ठीक है, जो भोजन ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में साधनात्मक होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल होता है। ठीक है, यहां दो उत्तेजकों के बीच संबंध स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। 7वां पॉइंट है, पारंपरिक अनुकूलन में प्राणी को प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजना के अधीन होती है। उत्तेजना को उपस्थित करने पर प्रतिक्रिया का होना निश्चित होता है। जैसे भोजन देखने पर लार का टपकना निश्चित है, वैसे ही व्यवहार या प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया गया व्यवहार कहा जाता है। दूसरी ओर प्रवर्तन व्यवहार यानी कि ऑपरेट बिहेवियर किसी उत्तेजना के अधीन नहीं होता है, किसी उत्तेजना के अधीन नहीं होता है। उसे उत्तेजना द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि प्राणी द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार उसे उत्सर्जित व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जित व्यवहार कहते हैं। जैसे स्किनर का चूहा बॉक्स का लीवर दबाकर भोजन पाता है, लेकिन वह लीवर नहीं भी दबा सकता है। यहाँ लीवर दबाना या नहीं दबाना चूहे के अधिकार में है ना। वो चूहे के अधिकार में है, स्किनर महोदय थोड़े जाएंगे लगा उसको दबाने के लिए। वो तो चूहा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दबा भी सकता है, नहीं भी दबा सकता है। ठीक है। 8वां पॉइंट है, 8वां और लास्ट पॉइंट है, पारंपरिक अनुकूलन में उत्तेजना पहले उपस्थित होती है। पारंपरिक अनुकूलन में क्या होता है? उत्तेजना पहले से ही मौजूद होती है, उपस्थित होती है, और प्रतिक्रिया बाद में होती है ना। कहा कि लीवर जो है पहले से मौजूद था ना, वो तो एक्टिविटी बाद में करना शुरू किया, है ना। तो पैबलम भोजन पहले उपस्थित रहता है तब, और उसका कुत्ता लार टपकाता है। जहां यहाँ कुत्ता वाला भी प्रयोग में भी जो है क्या होता है, भोजन तो ऑलरेडी पहले से रहता है, तो कुत्ता बाद में लार टपकाता है ना। और यहाँ जो है फिर भोजन के साथ घंटी का संबंध स्थापित हो जाने पर भी घंटी पहले बजती है। क्या बजती है? घंटी पहले बजती है, और कुत्ता जो है लार बाद में टपकाता है। और दूसरी ओर साधनात्मक अनुकूलन में पहले प्रतिक्रिया होती है, तब उत्तेजना उपस्थित होती है। स्किनर का चूहा पहले लीवर दबाता है और उसके बाद ही भोजन की प्राप्ति होती है। इस तरीके से जो है शास्त्रीय अनुकूलन एवं प्रवर्तन अनुकूलन में अंतर एवं उसके पक्ष में प्रयोगात्मक उदाहरण के द्वारा हम लोग इस टॉपिक को समझे। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आप लोगों को? चलिए ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा भाई।